हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए वीडियो में जो विलेन लेसन का बचा हुआ हिस्सा है उसको कवर करेंगे। ठीक, कौन सा बचा हुआ हिस्सा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे समझो, यहाँ पे हम जो पढ़ाने क्या जा रहे हैं, जो हमारा विलेन लेसन था उसका जो कंसंट्रेशन वाला हिस्सा है, ठीक, उसको करवा चुके हैं। अब उसके तुम लोग ये सवाल लगाते रहो और जो डाउट हो उनको भेजते रहना। इस विलेन हिस्से का दूसरा जो है, विलेन लेसन का जो दूसरा हिस्सा है वो कौन सा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अणुसंख्य गुणधर्म। तो हमारा आज मेन टॉपिक यही रहेगा जो, ठीक है। और इसमें जो है देखते हैं कितना कहाँ तक कवर कर पा रहे हैं। तो समझो कि इसमें जो है क्या, देखो ये जो अणुसंख्य गुण लिखा हुआ हेडिंग दिख रही होगी, अणुसंख्य गुणधर्म, विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म। कहने का मतलब इस हेडिंग का ये है कि अगर हमने कोई विलेन लिया, ठीक है, अगर हमने कोई विलेन लिया तो इस विलेन में क्या होगा? बोलो, विलायक होगा और क्या होगा? इसके अंदर कोई ना कोई विलेय होगा। अगर ये विलेन हमने बनाया है तब विलायक होगा और विलेय होगा। तो वही बता रहा है, ये हेडिंग ये बता रही है कि इस विलेन के ऐसे गुण जो इसके अंदर उपस्थित जो घटक हैं, यानी विलायक और विलेय, इनके अणुओं की संख्या पे निर्भर करे। हेडिंग देखो, ऐसा गुणधर्म जो संख्या पर निर्भर करे, किसके? अणुओं की। अब पढ़ क्या रहे हैं हम? विलेन। तो विलेन में अणु किसके हो सकते हैं? या तो विलायक के या फिर विलेय के। मतलब ऐसे गुण जो विलेन में विलायक या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अणुसंख्य गुण। अब ये कौन कौन से हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो डायरेक्ट याद करना है तुमको। विलेन के कौन कौन से गुण अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं? तो पहला है हमारा परासरण दाब, दूसरा हमारा क्या है? वाष्प दाब, तीसरा हमारा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, चौथा हमारा क्या है? हिमांक का अवनमन। अब इनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। परासरण दाब, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। वाष्प दाब, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक, बात समझ आ रही? इसको बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, उन्नयन यहाँ पे नया शब्द दिख रहा होगा, तो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, या जो बढ़ा हुआ जो है पार्ट होगा, या जो हिस्सा बढ़ा है, ठीक है। तो उन्नयन किसमें उन्नयन हुआ होगा? क्वथनांक में। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो है ये हमारा है हिमांक का अवनमन। जैसे उन्नयन का मतलब वृद्धि, वैसे अवनमन का मतलब कमी, ठीक है। बार बार अवनमन लिखा मिलेगा तो अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब क्या होगा? वृद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा, अवनमन की स्पेलिंग होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए बताओ अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है, या कहा जाए कौन सा नहीं है, तो रट लेना है तुमको। ये चार हमारे ऐसे जो है, ऐसे गुण है विलेन के जिनको हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब क्या है इसका? सीधा सीधा मतलब कि यह ऐसा गुण है विलेन का जो विलेन में विलेय या फिर विलायक के अणुओं की संख्या जब हम कम ज्यादा करेंगे तो ये गुण भी जो है कम ज्यादा हो जाएगा, यानी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ पे जैसे जैसे विलेन के अंदर अणुओं की संख्या में हम परिवर्तन करेंगे, अणुओं की संख्या का मतलब हम सांद्रता में जैसे जैसे परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे हमें वाष्प दाब में जो है परिवर्तन दिखेगा। वैसे यहाँ क्वथनांक में भी परिवर्तन दिखेगा, वैसे हिमांक में भी परिवर्तन दिखेगा। इसके अलावा जो पांचवा हमको अणुसंख्य गुणधर्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए थे, तो वहां पे जो आंसर था वो दिया गया था पृष्ठ तनाव।
तो पृष्ठ तनाव हमारा यहाँ पे विलयन से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो विलयन मतलब ये जो है फिजिक्स में पढ़ते होंगे, लेकिन वो हमारा एक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, अब पहली हेडिंग बनाओगे परासरण दाब। ठीक है, पहली हेडिंग बना लो परासरण दाब। तो इसको हम मिटा रहे हैं, नोट करना, नोट करो जल्दी से। परासरण दाब क्या देखेंगे हम लोग आज? परासरण दाब। तो पहला जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है वो है परासरण दाब। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अणुसंख्य गुणधर्म में चारों पार्ट पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, आज हम जो है स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? परासरण दाब से। ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ ये भी एक प्रेशर है, यानी इसको जब रिप्रेजेंट करने जाओगे तो कहीं ना कहीं इसको या तो P से दिखाया जाएगा या फिर कहीं कहीं पर पाई से दिखाया जाएगा। तो परासरण दाब को हम लोग दिखाएंगे किससे? P से या फिर पाई से। अब यहाँ पे जो है हमें पढ़ना क्या है? देखो, दाब कौन सा दाब? परासरण का। तो पहले नंबर पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये परासरण क्या होता है। अगर परासरण समझ में आ जाए तो वहां पे जो लगने वाला दाब होगा वही हमारा कहलाएगा परासरण दाब। तो तुम्हारे सिलेबस में परासरण दाब के साथ साथ परासरण भी है। तो पहला हमारा काम क्या हो जाएगा? परासरण दाब पे आने के पहले हमें परासरण पता होना चाहिए। ठीक है, पहले अब एक हेडिंग बना लोगे परासरण की। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अच्छा, परासरण पढ़ने के पहले एक जो है और शब्द सुना होगा जिसका नाम है विसरण, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। परासरण और एक विसरण, हमें फोकस इस पे करना है। लेकिन परासरण के जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है विसरण। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे। तो पहले विसरण पे आ जाओ। जैसे हमने कहा कि एक बंद कमरे में अगर इत्र की शीशी खोल दी जाए या कोई मान लेते हैं एलपीजी गैस जो है खोल दी जाए, तो देखा होगा कुछ समय बाद उसके अणु या उसकी सुगंध पूरे कमरे में जो है फैल जाती है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ ऐसा? जो है गैस कहीं एक कोने में रखी गई और उसको जब खोला गया तो उसके अणु जो है पूरे कमरे में फैल गए। यानी कहने का मतलब गैस जहाँ पे थी वहां पे गैस के अणु ज्यादा थे और जहाँ पे जो है दूसरी जगह उसकी सुगंध पहुंची वहां पे गैस के अणु बहुत कम थे। तो जहाँ पर सांद्रता ज्यादा है वहां से जहाँ पे सांद्रता कम है वहां तक पहुंचने की क्रिया को ही बोला जाता है विसरण। सीधे सीधे कहें तो अगर अधिक सांद्रता से, यानी जहाँ पे अणुओं की संख्या ज्यादा हो वहां से, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर गैस के अणु गति करें, गैस या विलयन के अणु गति करें जो है, ठीक है, गैस के अणु गति कर रहे हैं तो उसी क्रिया का नाम हम लोग देते हैं विसरण। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर एलपीजी गैस या कोई भी जो है सुगंधित जो है गैस को खोल दिया जाए, ठीक है, उसका ढक्कन हटा दिया जाए तो कुछ समय बाद उसके अणु पूरे जो है कमरे में या पूरे एरिया में फैल जाते हैं। ये क्रिया कौन सी कहलाती है? विसरण की। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर परासरण की बात करें तो परासरण का मतलब यहाँ पर होता है विलयन से संबंधित कॉन्सेप्ट है। जो परासरण है वो हमारा किससे संबंधित है? विलयन से। तो ये कह रहा है कि अगर हम कोई एक विलयन ले लें, अब विलयन वगैरह बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है, पिछली वीडियो देखो विलयन क्या। विलयन अगर ले लें और इस विलयन को एक जो है दूसरे विलयन के साथ या कह लो दूसरे विलायक के साथ हम जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर दें। सीधे सीधे समझो, दूसरे हिसाब से हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया और इस बर्तन को बीच से डिवाइड कर दिया एक झिल्ली के द्वारा, और इस झिल्ली का नाम होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, या इंग्लिश में बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम जो है किसी बर्तन को दो हिस्से में डिवाइड कर दें, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से। अब कहोगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के अणु गति कर सकेंगे। ठीक है, यानी सीधे सीधे कहो जिसमें से केवल पानी के अणु ही गति कर सके, उसी को हम बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। या वो विलेय के अणु बहुत कम मात्रा में और विलायक के अणु ज्यादा मात्रा में गति कर सके, तो इसी को हम लोग बोलेंगे जो है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमारा अंडा होता, अंडे के ऊपर अगर कैल्शियम कार्बोनेट हटाओ तो उसके नीचे एक बहुत पतली झिल्ली निकलेगी, वो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। आलू को काट के रख दें तो आलू भी हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगा। हम लोगों की या पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी हमारा क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या प्याज देखा होगा, प्याज के ऊपर एक पतली सी पन्नी निकलती है, वो हमारी क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने किया क्या है, यहाँ पर एक बड़े बर्तन को बीच से डिवाइड कर दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली बताने में क्या जा रहा है? परासम को। ठीक है, यहाँ पर कोई एक विलेन लिया गया होगा, मान लेते हैं कौन सा हमने लिया विलेन? ए। यहाँ पे कोई लिया गया होगा, मान लिया कौन सा? बी। अब इस विलेन की मान लेते हैं हम सांद्रता, यहाँ पे जो हमने विलेन भरा है, ठीक है। अब दोनों विलेन समान सांद्रता के हो सकते हैं, यानी यहाँ पे जितना विलेय बोला गया है, विलायक की जितनी मात्रा है उतनी यहाँ पर भी हो सकती है, विलेय भी जो है उतना ही बोला गया हो, या अलग अलग हो सकता है। फिलहाल अभी हम अलग लेके चलेंगे तभी हम परासम समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो बी विलेन है वो ए विलेन की अपेक्षा जो है क्या है? अधिक सांद्र। कंपेयर से बता पाएंगे जो है कि अधिक सांद्र है कि कम सांद्र है। यानी बी विलेन अगर अधिक सांद्र है तो इसका मतलब ए विलेन क्या होगा? कम सांद्र होगा। या कह लो ए की सांद्रता बी के विलेन से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे कम सांद्र में जो है हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल पानी ले लें और यहाँ पे हम क्या ले लें? विलेन ले लें। यहाँ समय ना बता क्या रहे जो है, चाहे हम कम सांद्र और अधिक सांद्र विलेन लें या सीधे सीधे यहाँ पे हम पानी ले लें और यहाँ पे कोई भी विलेन ले लें, तो अपने आप वो तुलना में यहाँ से क्या हो जाएगा? अधिक सांद्र, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम सांद्र। तो जैसे ही इतना काम किया जाएगा, जैसे ही इतना काम किया जाएगा तो अपने आप, अब देखो यहाँ पे जब हमने केवल पानी लिया तो इसके अंदर सारे अणु किसके होंगे? पानी के, यानी H2 होगा। यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो विलेन है, तो विलेन के अंदर कहने का मतलब H2O भी होगा और विलेय भी होगा, यानी सोलूट भी होगा। यहाँ पे केवल क्या है? H2O है। तो ये जो परासरण क्रिया है वो ये कहती है कि जब हम दो विलेनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर देते हैं तो उन विलेनों में जिसकी सांद्रता कम होती है, कहने का मतलब जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, वहां से जिसकी सांद्रता अधिक होती है, या कह लो जहाँ पे पानी कम होता है, उधर की ओर गति करने लगते हैं। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि पानी इधर से इधर जाने लगेगा। अब ऐसा अगर हुआ तो देखोगे कि कुछ समय बाद इसका जो पहले वाला इनिशियल लेवल होगा उसमें कुछ कमी आ जाएगी, और जब पानी इधर से इधर आएगा तो बी का जो प्रारंभिक लेवल होगा उसमें कुछ ना कुछ जो है वृद्धि हो जाएगी। मान लेते हैं ये इतनी वृद्धि होगी, जितना पानी यहाँ से आएगा उतना ही पानी यहाँ पे बढ़ेगा, जितनी कमी यहाँ पे होगी उतनी जो इंक्रीज यहाँ पे होगा। ठीक, अब इस क्रिया के दौरान पानी जो है एक जिस दाब के द्वारा या जिस बल के द्वारा बह रहा होगा, भाई परासरण क्रिया में पानी अगर कम सांद्र विलेन से अधिक सांद्र की ओर जा रहा है तो किसी न किसी प्रेशर के द्वारा जा रहा होगा, तो वही प्रेशर ही हमारा कहलाता है परासरण दाब। सीधे सीधे समझे तो परासरण क्रिया में पानी जिस दाब के द्वारा गति करता है, कहां से कहां की तरफ? कम सांद्र विलेन से अधिक सांद्र विलेन की ओर, तो उसी जो है दाब का नाम होता है परासरण दाब। या दूसरी भाषा में कह लो, परासरण क्रिया को अगर रोकना है तो यहाँ पे हम उतना दाब लगा देंगे जिस दाब से पानी इधर आ रहा होगा। भाई ये आके दाब यही तो लगा रहा होगा, तो यहाँ पे अगर हम कोई पिस्टन लगा दें और उस पिस्टन पे उतना दाब लगा दें जितना ये दाब इधर से
लग रहा होगा, ठीक है। तो अपने आप ये परासरण की क्रिया रुक गई होगी, तो वही दाब कहलाएगा हमारा परासरण दाब। तो चाहे ऐसे कर लो कि जिस गति से जो है या जिस दाब से H2O कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, ठीक है, उसको परासरण दाब कहते हैं। चाहे ये कह लो कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसे हम लोग जो है परासरण दाब के नाम से जानते हैं। इतना पहले बनाओ, फिर इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं अभी, परासरण और परासरण दाब की परिभाषा। पहले अणुसंख्य गुणधर्म की जो है परिभाषा लिख लो, ठीक है, और वीडियो को रोक करके फिर अगली परिभाषा लिखो। देखो यहाँ पे परासरण और परासरण दाब की परिभाषा हमने लिखी है, ठीक है, इनको वीडियो रोक करके लिख लेना है। देखो परासरण क्या होता है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर एक शुद्ध विलायक से विलयन में, या फिर कह लो कम सांद्र यानी कि तन विलयन से अधिक सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह। विलायक यहाँ पे किसकी बात हो रही, H2O। अगर H2O लेके चल रहे हैं, वैसे ज्यादातर H2O ही होगा, ठीक है, का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, ठीक। और इसी तरह परासरण दाब की अगर बात करें तो जो है किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन की परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो हम बाहर से दाब लगाते हैं, ठीक है, वही हमारा कहलाता है क्या, परासरण दाब। वीडियो को रोक कर चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रोक करके लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम इस परासरण दाब के आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे कह लो सांद्रता के आधार पर, चाहे कह लो भाई जैसे जैसे हम सांद्रता बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे परासरण दाब बढ़ेगा। ये भी आगे कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। चाहे ये कह लो कि जो है सांद्रता के आधार पे, चाहे परासरण दाब के आधार पे जो विलयन है वो कितने प्रकार के, कौन कौन से हैं वो लिख रहे हैं, जो समझो इनको। देखो समझो जो बता रहे हैं, ठीक है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं कि अगर परासरण दाब को मापना है तो सबसे अच्छी जो विधि है वो बर्कले और हार्टले विधि। सीधे सीधे नाम याद रखना, बर्कले और हार्टले विधि। होता क्या है इसमें जो है, इस विधि से परासरण दाब मापने में करते क्या है, दो पाइप लेते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं ये पाइप, और इस पाइप के ऊपर एक और पाइप लगा दी जाए, ठीक, समझ रहे हो ना, मतलब एक पाइप के ऊपर एक दूसरी पाइप, यानी उसके अंदर ये बिल्कुल बंद रहे, और इस अंदर वाले यानी समझ लो इस मार्कर के अंदर जो हमने विलयन भरा है वो कैसा विलयन होना चाहिए, जो है कम सांद्र, ठीक। समझ लो इसमें पानी हमने भर दिया, इसके ऊपर एक और जो है लगा दिया हमने जो है पाइप, और अब इस मार्कर उसके बीच में जो जगह बची वहां पे समझ लो हमने कोई विलयन भर दिया, और ऊपर यहाँ पे जो हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया परासरण दाब मापने के लिए। तो होगा क्या, अपने आप मार्कर से पानी निकलेगा। ये झिल्ली जो है इसको हमने माना है अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो अपने आप मार्कर से पानी निकल के इस एरिया में आएगा, जिसका मापन हम कहाँ कर लेंगे, यहाँ पे पिस्टन पे, ठीक है। यही हमारी बर्कले और हार्टले विधि है, ठीक। अब इस परासरण दाब के आधार पर जो विलयन है, ठीक है, इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। चाहे कह लो परासरण दाब, देखो परासरण दाब अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विलयन की सांद्रता से, ठीक। तो जैसे जैसे हम विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे परासरण दाब बढ़ेगा। तो हम चाहे कहें परासरण दाब के आधार पे, चाहे हम कहें सांद्रता के आधार पे, जो हमारा विलयन होगा वो या तो हो सकता है अल्प परासरी विलयन, या हो सकता है सम परासरी विलयन, या हो सकता है अति परासरी विलयन। अब इसको समझो कह क्या रहे हैं हम, पहले अंग्रेजी में भी लिख लो। परासरण दाब के आधार पर अगर देखा जाए तो हम विलयन को तीन जगह डिवाइड कर सकते हैं। अल्प परासरी विलयन मतलब इसको हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। और अगर सम परासरी विलयन की बात करें तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हम अति परासरी विलयन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जहां पे लिखते जाना साथ में, नहीं फिर दिक्कत होगी, ठीक। भले तुम्हारे पास पीडीएफ हो पहले की जो है, लेकिन फिर भी तुमको अपनी
अपने हिसाब से जो है इसको लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह वीडियो को रोक लो या दोबारा देख करके जो लिखते चलना। अगर हम विलयन देखें तो अर्धपराशरी, समपराशरी और अर्धपराशरी विलयन, ठीक है। तो अब इनका मतलब क्या है, यहाँ से सवाल भी बनता है। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से इसको हम मिटा रहे हैं, अगर हम यहाँ से ये देखना चाहें कि एक हमने जो है फिर से अभी जो डायग्राम बनाया था उसी आधार पे हमने एक यहाँ अर्धपारगम झिल्ली से ए और बी विलयनों को अलग कर दिया, ठीक। अगर अब इस ए विलयन की सांद्रता बी विलयन के बराबर हो जाए, मतलब इसका ये कि अगर यहाँ पे हमने मान लिया 100 ml पानी लिया है तो यहाँ भी हमने क्या लिया है 100 ml पानी, और इसके अंदर अगर हमने 10 ग्राम चीनी घोली है तो यहाँ भी कितनी घोली होगी 10 ग्राम। या सीधे सीधे कह लो कि इसकी जो कंसंट्रेशन है इसकी कंसंट्रेशन के बराबर। इतना दिमाग ना लगाना हो तो सीधे सीधे कह लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया पानी, यहाँ पे भी क्या ले लिया पानी। तो अब क्या इनके बीच में जो है अणुओं की गति होगी, जल का जो है आवागमन होगा इस अर्धपारगम झिल्ली से, तो कहोगे नहीं होगा। तो ऐसे ही विलयन जहां पे परासरण क्रिया ना हो पाए, याद रखना समपराशरी हम पहले बता रहे हैं, जहां पे दोनों विलयन की सांद्रताएं समान हों, और जब सांद्रताएं समान होंगी तो क्या परासरण क्रिया होगी, नहीं होगी, क्योंकि परासरण क्रिया तभी होगी जब कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है। एक तन विलयन हो और एक कैसा हो सांद्र विलयन। तो कहने का मतलब यहाँ पे समपराशरी विलयन जब भी तुमको कहीं क्वेश्चन में लिख के दें और कहें बताओ क्या होगा, तो लिख देना कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे तुमसे पूछेंगे क्या वो सुन लो, तुमसे पूछेंगे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कहेंगे अगर हम किशमिश को समपराशरी विलयन में डाल दें तो क्या होगा, मतलब समझ लो यहाँ पे किशमिश रख दी गई है और अब इसको समपराशरी विलयन में डाला गया, मतलब यहाँ पे जो विलयन बनाया गया उसकी जो सांद्रता है इस किशमिश की सांद्रता के बराबर है। यानी इस किशमिश को जहाँ पे हमने जिस विलयन में डाला है उसकी सांद्रता और इस किशमिश के अंदर जो भरा हुआ द्रव है उसकी सांद्रता बराबर है, और ये किशमिश की झिल्ली हमारी अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करेगी। तो जब दोनों की सांद्रता बराबर तो यहाँ पे पानी का जो है नो मूवमेंट, यानी किशमिश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सीधी भाषा में बात कहें तो जब भी कहीं कोई क्वेश्चन बनाए और उसमें लिख दें कि समपराशरी विलयन में डाला गया, निकाला गया, कुछ भी कहें तो आंसर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नोट कर लेना इसको जो है। अब बात आ रही है कि अगर फिर से वही समझो ए और बी विलयन हमने लिया और इनको अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया, ठीक। ए को अभी जैसे पहले हमने बताया था इधर वाले को हमने क्या माना है कम सांद्र यानी कि कह लो तन विलयन, और इधर वाले को अधिक सांद्र यानी कि इसको सीधे सीधे क्या कह दो सांद्र। चाहे लिखो कम सांद्र विलयन, चाहे लिखो अधिक सांद्र विलयन, चाहे लिख दो तन विलयन और सांद्र विलयन, चाहे लिख दो विलायक और विलयन, सब बात एक ही है, ठीक है। तुमको बस समझना यह है कि जिधर हम एक तरफ हमको पानी ज्यादा रखना है, एक तरफ पानी कम रखना है। तो जैसे हमने इतना काम किया तो देखा होगा कि पानी का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ हुआ था, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। जब यहाँ बीच में कौन सी झिल्ली लगी हुई थी, अर्धपारगम झिल्ली। तो बिल्कुल वैसे ही अल्पपराशरी और अर्धपराशरी को हम तभी समझा पाएंगे जब हम दो विलयन लेंगे। जैसे यहाँ पर भी है, हम समपराशरी कब कहेंगे, जब कोई सामने एक विलयन आएगा। हम ऐसे किसी अकेले विलयन को ना तो समपराशरी कह सकते हैं, ना तो तन कह सकते हैं, ना तो सांद्र कह सकते हैं, ना तो अर्धपराशरी कह सकते हैं, ना तो अल्पपराशरी कह सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा तन विलयन होगा किसी दूसरे विलयन के कंपेयर में, उसी को हम नाम देंगे क्या, अल्पपराशरी विलयन। जो हमारा सांद्र विलयन होगा उसको हम नाम देंगे अतिपराशरी विलयन। क्लियर। तन विलयन को ही हम क्या नाम देंगे, देखो तन मतलब जिसके अंदर विलेय कम विलायक ज्यादा, तो इसीलिए विलेय कम कम मतलब अल्प, मतलब जब अल्प विलेय घोला गया होगा तो उसका जो परासरण दाब है वो भी क्या रहा होगा, कम। तो वही हमने लिखा अल्प पराशरी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसका अल्प मतलब कम, परासरण दाब क्या हो, कम। ऐसा विलयन
अति मतलब ज्यादा, जिसका परासरण दाब क्या हो ज्यादा, वो कहलाएगा हमारा अति पराश्रयी विलयन। तो अब सीधे सीधे दिमाग में बिठा लो, जब भी अल्प पराश्रयी विलयन लिखें तो हम किसकी बात समझ जाएंगे, कर रहा है वो तन विलयन की। जैसे लिखें अति पराश्रयी विलयन तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, शांत विलयन की। इसको ऐसे या अपने हिसाब से लिखना। अब यहाँ पे हम मूवमेंट बताओ किधर की तरफ हो रहा है विलायक के अणुओं का, तो तन विलयन से शांत विलयन की ओर। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम बात करें, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अल्प पराश्रयी और अति पराश्रयी विलयन में कहें, बताओ मूवमेंट H2O का किधर से किधर की तरफ होगा, तो सीधा सीधा जवाब क्या रहेगा, अल्प पराश्रयी विलयन से अति पराश्रयी विलयन की ओर। कोई दिक्कत? पानी के अणुओं की गति चाहे कहो तन विलयन से शांत विलयन की ओर, चाहे क्या कहो अल्प पराश्रयी विलयन से अति पराश्रयी विलयन की ओर। इसीलिए हमने सीधे सीधे कह दिया कि जो हमारा तन विलयन है वही क्या है, अल्प पराश्रयी विलयन, जो हमारा शांत विलयन है वही हमारा क्या है, अति पराश्रयी विलयन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे दो क्वेश्चन ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं, ठीक। अब क्वेश्चन तुमको ये दिया जाएगा, इसे हटाओ, कहेंगे इस बार किशमिश को कह रहे हैं डाल दिया गया है, पहले इसमें किसमें डाल दिया गया, अल्प पराश्रयी विलयन में। मतलब जब कहा जाए कि किशमिश को हमने अल्प पराश्रयी विलयन में डाला, ठीक है, तो इसका मतलब किशमिश को जब हमने अल्प पराश्रयी विलयन में डाला, कहने का मतलब अल्प नाम तभी आया होगा जब इसके सामने कोई विलयन आया होगा। यानी इसके सामने विलयन कौन आया, जो किशमिश के अंदर भरा हुआ द्रव है, ठीक है, ये किशमिश के अंदर जो भरा हुआ द्रव है। तो जैसे ही किशमिश को हमने कहा अल्प पराश्रयी विलयन में डाला, वैसे समझ जाना किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो अपने आप में क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये लिखेंगे नहीं, लेकिन तुरंत दिमाग लगा लेना, जब कहें किशमिश को हम डाल रहे हैं अति पराश्रयी विलयन में, तो अति पराश्रयी विलयन का कॉन्सेप्ट कब आया होगा, जब दूसरा कोई विलयन रहा होगा। दूसरा विलयन कौन सा है, अब यहाँ पे किशमिश है, तो किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसके कंपेयर में अब क्या हो जाएगा, अल्प पराश्रयी विलयन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, बात समझ में आई नहीं आई? एक तरफ समझो, जब किशमिश को हम कहें डाल रहे हैं अल्प पराश्रयी विलयन में, इसका मतलब जो किशमिश के अंदर द्रव है वो अपने आप में क्या हो चुका होगा, अति पराश्रयी विलयन। क्या हो चुका होगा, अति पराश्रयी विलयन। यहाँ पे समझो आके, जब कहा जा रहा है कि किशमिश को हमने जो है कहाँ पे डाल दिया, ये किशमिश लिखा हुआ, किशमिश को कहाँ पे डाल दिया है, अल्प पराश्रयी विलयन, यानी ये जो बाहर भरा हुआ विलयन है वो क्या है, समझ लो अल्प यानी कि पानी, और इसके अंदर क्या है, गाढ़ा विलयन। तो अब समझ में आ रहा होगा कि तन से शांत, यानी अल्प विलयन से अति विलयन की ओर, यानी पानी बाहर से कहाँ जा रहा होगा, अंदर की ओर। ना समझ में आया तो फिर से वीडियो रिपीट करोगे, ठीक है। जैसे ये क्रिया होगी तो बताओ किशमिश क्या होगा, किशमिश के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई। किशमिश के ऊपर अगर, किशमिश के अंदर अगर पानी आएगा चारों तरफ से तो किशमिश तो फूल जाएगी। तो बस यही हमारा आंसर है। तो कहा जाएगा कि जब किशमिश को अल्प पराश्रयी विलयन में डाला जाता है तो अपने आप में वो उस समय अल्प पराश्रयी विलयन हो जाएगी, और इस कंडीशन में जो किशमिश है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक, यही तुमसे पूछेंगे, कहेंगे क्या कारण है कि जब किशमिश को अल्प पराश्रयी विलयन में डाला जाता है तो वो फूल जाती है, या तो ये नहीं देंगे, कहेंगे क्या होता है जब किशमिश को अल्प पराश्रयी विलयन में डाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही, क्रिया तो वही हो रही, पराश्रय तो पढ़ रहे हैं, पराशरण से तो क्रिया हुई, क्योंकि पारगम्य झिल्ली, ये तन विलयन, ये शांत विलयन। तो अब इस समय जो पराशरण हो रहा है, इसमें जो पानी है वो देखो बाहर से अंदर जा रहा, बाहर से अंदर। तो पराशरण के पहले जब अंदर जाए तो अंतः पराशरण लगा देंगे, एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, यानी जब कहीं पर कोई ऐसी क्रिया हो और पानी बाहर से किसी बंद संरचना के अंदर, यानी किशमिश के अंदर या आरबीसी के अंदर, यानी लाल रक्त कणिका के अंदर जाने लगे, तो समझ जाना उस क्रिया का नाम क्या होगा, अंतः पराशरण। और सेम अगर उल्टा हो, मतलब पानी अंदर से बाहर निकले किशमिश से अगर, ठीक है, तो
परासरण कौन सा होगा, अब बाहर आ रहा तो उसका नाम होगा बाह्य परासरण। बाह्य परासरण यानी कि एड्ज ऑस्मोसिस। ये दोनों शब्द याद रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन कठिन करेंगे तो एंड ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस एक्स ऑस्मोसिस पे ये पूछेंगे, नहीं तो सीधा सीधा हमारा कॉन्सेप्ट जो है परासरण वाला चल रहा है, ठीक है, उसी से हो जाएगा। अब तुम लोग आंसर बताना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर किशमिश को, ये हमने बना दिया, अगर किशमिश को किसमें डाल दिया जाए इस बार, अति पराशरी विलयन में, यानी किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो जितना मीठा है उससे अधिक मीठे विलयन में, तभी तो बनेगा, उससे अधिक मीठे विलयन में जब डाला जाए, मतलब इसके कंपेयर में अब ये क्या बन चुका होगा, अल्प पराशरी विलयन। तो होगा क्या, पानी किधर से किधर जाएगा, सब लोग जानते हो, अल्प से अति की ओर या तन से सांद्र की ओर। तो यहाँ पे जैसे किशमिश हमने यहाँ पे डाला और बाहर का जो द्रव है वो क्या हो, अति हो यानी कि सांद्र हो, और ये अपने आप में क्या हो चुका हो, तन हो, यानी ये जो है कैसा हो जाए, अल्प विलयन। तो होगा क्या, यहाँ पे पानी अब तन से यानी अंदर से बाहर, यानी किशमिश के अंदर जो बचा खुचा पानी था वो भी बाहर निकलने लगेगा, और बाहर निकल रहा तो क्रिया का नाम क्या होगा, बाह्य परासरण, या सीधे सीधे कह सकते हो परासरण होगा। तो किशमिश जिस अवस्था में आई होगी उससे और भी ज्यादा जो है ये सिकुड़ चुकी होगी, तो यहाँ पे काम क्या होगा, किशमिश सिकुड़ जाएगी, ठीक है, सिकुड़ जाएगी या खिसक जाएगी, ठीक। तो तुमसे क्वेश्चन 3 तरह से पूछेंगे, कहेंगे क्या होता है जब किशमिश को समपराशरी विलयन में डालेंगे, तो बताओ क्या बताओगे, कहोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किशमिश को अल्प पराशरी विलयन में डाला जा रहा, तो क्या बताओगे, किशमिश फूल जाएगी, कौन सी क्रिया के द्वारा, तो बताओगे अंतः परासरण के द्वारा। फिर तीसरा क्वेश्चन जब कहेंगे किशमिश को अल्प पराशरी विलयन में डाला गया, तो कहोगे किशमिश सिकुड़ जाएगी, कौन सी क्रिया के द्वारा, बाह्य परासरण के द्वारा, ठीक। अब जो है ये हमारा पार्ट था जो है परासरण, ठीक है, मतलब चले हम कहाँ से चल रहे थे, जो अणसंख्य गुण से। अणसंख्य गुण में हमने क्या देखा, जो है परासरण, और परासरण में हमने परासरण दाब, उसके आधार पर हमने विलयन। अब परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक। तो कल जो है या नेक्स्ट पार्ट में जो है हम परासरण दाब के जो है न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक, ओके।